स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति, उनके वंश निर्धारण के विषय में बताया था और इसी क्रम में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण और उसने अपने राज्यारोहण के बाद कौन कौन से अभियान किए उसके विषय में बताया। और आज का जो मेरा टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य ही है, लेकिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अभियान किया था सेल्यूकस के साथ, उस अभियान के तहत उसने सेल्यूकस से एक संधि की जो कि सेल्यूकस के लिए अपमानजनक संधि थी। उस संधि में क्या क्या चीज़ें हुई उसके विषय में आपको बताऊंगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज के मेरे टॉपिक का चंद्रगुप्त मौर्य भाग 2, इसका जो पहला पॉइंट है उसमें ये है कि जब वो अपमानजनक संधि हुई तो उसमें सेल्यूकस ने कौन कौन सी संधि किया चंद्रगुप्त मौर्य से, इसको देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जिनको कार्नेलिया भी कहा जाता था, का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। फिर सेल्यूकस को अपने चार राज्य, ठीक है, जिसमें परोपनिषदी, जिसको काबुल बोला जाता है, अराकोशिया यानी कंधार, एरिया यानी हेरात तथा जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान को चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। ठीक है, कौन कौन से, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान को इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस को अपने इन चारों राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। अगला आता है चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए तथा एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजना पड़ा सेल्यूकस को, मतलब मेगास्थनीज इसी संधि के परिणाम स्वरूप जो है चंद्रगुप्त के दरबार में रहने लगा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, वो भी संधि करते हैं। तो इस संधि के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य जो है 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार के रूप में देते हैं। ठीक है, यानी जो सेल्यूकस के साथ उनकी संधि हुई थी, इस संधि में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। सेल्यूकस ने अपने 4 राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया और जो है चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य राजनीतिक संबंध स्थापित हुए और इसी संधि के परिणाम स्वरूप जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा। ठीक है, आगे इस संधि के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार के रूप में दिए। प्लूटार्क के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अभियान किया तो उसमें उसकी सेना की संख्या कितनी थी, 6 लाख थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक तक था। ठीक है, अगला पॉइंट, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हिंदुकुश पर्वत तक इसका साम्राज्य विस्तार दिखाई देता है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हिंदुकुश पर्वत तक इसका साम्राज्य विस्तार दिखाई देता है और
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के राज्य का विस्तार जो है सोपारा, यानी जो कि सौराष्ट्र में पाया जाता है, सोपारा तक इसके राज्य के विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी। इससे भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अंतिम समय में जो है जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। तो वो अपनी अंतिम समय में कहाँ चला जाता है, चंद्रगिरी पर्वत पर चला जाता है और यहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे, इस उदाहरण से ये पता चलता है कि दक्षिण में इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, श्रवणबेलगोला यानी चंद्रगिरी पर्वत तक इसका साम्राज्य विस्तार था। अब रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। सुदर्शन झील भारतीय इतिहास का एक प्रमुख उपलब्धि थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में निर्मित करवाई गई थी। फिर उल्लेख मिलता है कि यहीं से रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही उल्लेख मिलता है कि अशोक के गवर्नर तुसास्प ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे अगला पॉइंट, रुद्रदामन का अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है। यह इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त और अशोक के नामों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। जैनाचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है। और उसी जैन धर्म को स्वीकार करने के कारण जो है यह श्रवणबेलगोला पर्वत पर जाता है, चंद्रगिरी पर्वत पे, जहाँ पे अंतिम समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी शासक बनता है इसका पुत्र बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा सम्राट अशोक का पिता था। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार दो अलग अलग नाम मिलते हैं इतिहास में। एक मिलता है बिंबिसार, क्योंकि नाम की सिमिलरिटी हो सकती है, इसलिए जो है इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि बिंबिसार और बिंदुसार दो अलग अलग नाम हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंबिसार जो है वो अजातशत्रु का पिता था, जो कि हर्यंक वंश का शासक था। बिंदुसार की माँ का नाम दुर्धरा था। यूनानी इतिहासकार बिंदुसार का उल्लेख करते हैं, लेकिन यूनानी ग्रंथों में इसका नाम क्या मिलता है, अमित्रोचेटस। ठीक है। यूनानी ग्रंथों में इसका नाम अमित्रोचेटस मिलता है, जिसका संस्कृत में अर्थ अमित्रघात होता है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम भद्रसार अथवा बारिसार था। जैन ग्रंथ राजावली तथा चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम, राजावली कथा में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम सिंहसेन मिलता है। ठीक है। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम सिंहसेन मिलता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिंहसेन, भद्रसार, बारिसार जो है, यह जो है किसके नाम थे, बिंदुसार के ही नाम रहे होंगे।
परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार का नाम बिंदुसार ही मिलता है। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन में कौटिल्य द्वारा बिंदुसार के नामकरण का उल्लेख भी प्राप्त होता है। और आगे कहता है कि दिव्यावदान के अनुसार उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला में बिंदुसार के समय में 2 अभियान हुए थे, 2 विद्रोह हुए थे। और इन विद्रोहों का दमन जो है इसने किया था। तक्षशिला का इसने नहीं किया था। तक्षशिला का जो प्रथम विद्रोह था उसका दमन अशोक ने किया था। ठीक है, इसके समय में हालांकि 2 विद्रोह तो हुए थे, लेकिन पहले विद्रोह का दमन अशोक ने किया था तथा दूसरे विद्रोह का दमन अशोक के भाई सुसीम ने किया था। तक्षशिला में हुए विद्रोह के कारण वहाँ अमात्यों द्वारा जनता का शोषण करना था। जो तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न हुए उसका प्रमुख कारण क्या था? वहाँ के जो धनाढ्य वर्ग थे, अमात्य थे, वह वहाँ की गरीब जनता का शोषण करते थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत टाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत टाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र व्यवहार के माध्यम से एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। वह 3 वस्तु कौन थे? पहला था अंगूरी मदिरा, दूसरा था अंजीर और तीसरा था यूनानी दार्शनिक। ठीक है, हालांकि एंटियोकस ने प्रथम 2 वस्तुएं तो इसको भिजवा दिया। कौन कौन से? अंगूरी मदिरा और अंजीर भिजवा दिया, लेकिन यूनानी दार्शनिक की जो मांग किया था इन्होंने, उसको यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। यानी यूनानी कानून जो है अपने राज्य के दार्शनिकों का खरीद और बेच फरोख्त नहीं करता है। ठीक है, आगे है मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपने राजदूत डायनिसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके बाद है थेरवाद के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के आचार्य पिंगलतस से प्रभावित था। तो इसके धर्म को लेकर काफ़ी विवाद है कि ये जैन धर्मावलंबी था, चूँकि इसके पिता जैन धर्मावलंबी थे। ठीक है, और थेरवाद कहता है कि यह ब्राह्मण धर्मावलंबी था। तो इसके विषय में यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसके आगे के पार्ट में मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि यह किस धर्म से संबंधित था। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ख़त्म होने से पहले मैं इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले अपनी संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने सबसे पहला अपनी किस पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है? तो वह पुत्री थी हेलेना या कार्नेलिया। ये दोनों नाम आ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, हेलेना या कार्नेलिया, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, संधि के अनुसार सेल्यूकस ने कितने राज्यों को चंद्रगुप्त को मौर्य को दिया? तो वो कितने राज्य थे? 4 राज्य थे। ठीक है, इसके बाद मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितनी हाथियों को सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिया था? तो 500 हाथी दिए थे। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर का क्या नाम था? तो उसका नाम था पुष्यगुप्त।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख किया गया है? तो सुदर्शन झील के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के पिता और पुत्र का नाम। तो पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और पुत्र का नाम था अशोक। बिंदुसार की माता का क्या नाम था? तो बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। यूनानी इतिहासकार बिंदुसार को किस नाम से बुलाते हैं? तो यूनानी इतिहासकार बिंदुसार को अमित्रोचेटस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे देता है कि बिंदुसार के समय में हुए तक्षशिला के विद्रोह का दमन किसने किया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिंदुसार के समय में जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उसका दमन किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। अशोक उस समय राजकुमार था, अपने राजारोहण से पहले ही उसने तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया था। दूसरे विद्रोह का दमन किसने किया था? तो अशोक के भाई सुसीम ने किया था। अच्छा, तक्षशिला में हुए विद्रोह के कारण क्या क्या थे? तो अमात्यों द्वारा जनता का अत्यधिक शोषण करना या जनता पर अधिक कर लगाना, ये विद्रोह के कारण थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से किन किन वस्तुओं की मांग की थी? तो बिंदुसार ने एंटियोकस से अंगूरी मदिरा, अंजीर तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। ठीक है, डायनिसस किसके दरबार में रहता था? तो डायनिसस जो है बिंदुसार के दरबार में रहता था। ये आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है काफ़ी। तो इसको आप लोग ध्यान से इसको देखिए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।